Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Today we are about to read the second part of Nazi Revolution, I guess. Yeah. Okay. तो जिसको भी ये लग रहा है, मैंने देखो आज चैप्टर इसलिए खोला हुआ है बिकॉज बहुत लोग कहानियों में खो जाते हैं, अपनी दुनिया में चले जाते हैं और उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता कि कहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। इसीलिए आज चैप्टर साथ में रीड करते चलोगे तो यू विल नॉट गेट बोर्ड और मैं भी आउट ऑफ द लाइन नहीं जाऊंगी, ठीक है। बिकॉज हिटलर वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा है बताने को। आई कैन कीप ऑन टेलिंग, हो सकता है 10 क्लास निकल जाए और चैप्टर खत्म ही ना हो, ठीक है। ओके, हमने क्या क्या चीजें ऑलरेडी पढ़ ली। हमने पढ़ लिया है पेज नंबर 1 जिसमें हम नाजिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसको नाजिज्म एज अ फिलोसफी पढ़नी है वो पेज नंबर 1 का पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 पढ़ सकता है, ठीक है। 1 सेकेंड। सो या जिसको नाजिज्म के बारे में पढ़ना है शॉर्ट नोट, वो फर्स्ट पेज का पैराग्राफ 2 और 3 पे जा सकता है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने क्या किया लोगों के साथ, वो है ये सेकेंड पेज का पैराग्राफ 2 में लिखा है अंडर द ये ब्लू वाला डब्बा जहां जेनोसाइडल लिखा है उसके बगल वाला जो पैराग्राफ है, बगल वाला पूरा पैराग्राफ डिस्क्राइब करता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने क्या किया। तो बुक लेके बैठा है वो इतना ही नोट करते जाए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मनी हाउ डिड इट बिहेव इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये है आंसर जो नीले वाले डब्बे के बगल में बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है जर्मनी ने एक जीनोसाइडल वॉर चलाया था जिसमें उसने 6 मिलियन जूस को और उसके बाद 2 लाख जिप्सीज को, 1 मिलियन पोलिस और 70,000 जर्मन जो कि क्रिपल्ड थे या फिर फिजिकली और मेंटली वीक थे उनको मरवा दिया उसने, ठीक है। दिस इज द एंटायर पैराग्राफ कि उसका एक किलिंग सेंटर था ऑस्विच में जहां पर वो लोगों को ले जा करके मरवाते थे। उसके अलावा नुरम्बर्ग ट्रिब्यूनल के बारे में भी बात की गई है जो वर्ल्ड वॉर के बाद बिठाया गया था वॉर क्रिमिनल्स के लिए जिन्होंने वॉर के टाइम बहुत लोगों को मारा है। वो ट्रिब्यूनल था जो लोगों को सजा देता था। उस ट्रिब्यूनल ने बहुत कम लोगों को सजा दी थी, जो वॉर क्राइम उन्होंने किया था उसके कंपैरिजन काफी कम सजा मिली। ये मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ बट मैं ये बता रही हूँ ताकि पता चल जाए कौन सा आंसर कहाँ लिखा है। उसके बाद कमिंग टू द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, ये मैंने थोड़ा बताया था बट वीमर रिपब्लिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। वीमर जो नई बनी हुई वीमर रिपब्लिक की उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी, किसी को पता है इस क्वेश्चन के बारे में इसका आंसर? वैसे तो बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक में ये पूरा ही आंसर दिया हुआ है, फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि वीमर रिपब्लिक ने एक्चुअली एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक पैराग्राफ 3 से शुरू है जहाँ पे लिखा है द रिपब्लिक, ये मैप के जस्ट ऊपर वाला, रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स पीपल। रिपब्लिक बन तो गई, एक्चुअली मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के पहले जो था वो कैसर विलियम मोनार्क था, किंग था, तो अभी तक तो रिपब्लिक और पार्लियामेंट जैसा कुछ है ही नहीं वहां पर। वॉर खत्म हो गया तो जर्मनी ऑब्वियसली हार गया, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद में वहां पर जो जर्मनी के लोग थे रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट एंड देयर वर कैथोलिक्स, दे वांटेड अ रिपब्लिक, अ कॉन्स्टिट्यूशनल, एक पार्लियामेंट चाहते थे और एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। उसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ उसमें जर्मनी को बहुत ज्यादा फाइन पे करने के लिए किया गया मजबूर। उसी वक्त जर्मनी अब जर्मन स्टेट से हटके जर्मन वीमर रिपब्लिक बन गया, यानी उसका नाम रिपब्लिक हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, एक पार्लियामेंट बना लिया और उन्होंने पार्लियामेंट के अंडर अपने आप को मान लिया। तो जर्मनी इज नाउ नॉट अ मोनार्की स्टेट, जर्मनी बन गया एक रिपब्लिक पार्लियामेंट, समझ गए। अभी ये पार्लियामेंट तुरंत तुरंत ही पैदा हुई है क्योंकि वर्ल्ड वॉर में हार गया है जर्मनी। तुरंत तुरंत पार्लियामेंट पैदा हुई और तुरंत तुरंत पार्लियामेंट के ऊपर इतना सारा कर्जा है क्योंकि पैसा तो कैसर विलियम के टाइम में जर्मनी हारा है।
तो टेक्निकली पैसा तो उन लोगों को देना चाहिए जो वॉर हारे हैं, उनकी वजह से वॉर में गया जर्मनी। भाई वीमर रिपब्लिक खुद थोड़ी ना वॉर में गया। वीमर रिपब्लिक, मान लो कि इंडिया एक किंग का कंट्री है, किंग जबरदस्ती इंडिया को वॉर में ले जाए, वॉर में सब कुछ बर्बाद हो जाए, उसके बाद जो इंडिया बचे वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री मान ले, गलती डेमोक्रेटिक इंडिया की है या फिर किंग वाले इंडिया की? अरे हाँ ना बोलते ही नहीं तुम लोग। गलती किसकी? वर्ल्ड वॉर वन किसने किया? वीमर रिपब्लिक ने किया था क्या? नहीं, वर्ल्ड वॉर वन वॉज डन बाय जर्मनी कंट्री, जिसका मोनार्क था कैसर विलियम, उसके वो वर्ल्ड वॉर वन में कूदे। लेकिन एंड तक तो सब हार गए जर्मनी वाले। जो लोग बच गए वो जर्मनी को एक रिपब्लिक बनाना चाहते थे, लेकिन हार की जिम्मेदारी सर पे पड़ गई रिपब्लिक के, क्योंकि वसूला तो उन्हीं से गया, जो मर गए वो मर गए। तो जो नई रिपब्लिक बनी उससे लोग गुस्सा थे, और वही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि पैराग्राफ 3 में लिखा हुआ है। रिपब्लिक however was not received well by its people। रिपब्लिक लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी को वर्साइलिस एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया, और वर्साइलिस में इतनी बुरी बुरी कंडीशंस रिपब्लिक को एक्सेप्ट करनी पड़ी, और लोग नई कंट्री को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे कि इन्होंने जाकर के साइन करके आए हैं पीस ट्रीटी पर, इनकी वजह से हमारा ये हाल है, क्योंकि ये कर्जा भरेंगे अब और हमें खाने को नहीं मिलेगा, ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो वीमर रिपब्लिक बीच में फंस गया कंट्री में। जो पीस ट्रीटी हुई थी ये पूरा पैरा उसी में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला है इफेक्ट्स ऑफ वॉर। वो भी वीमर रिपब्लिक ने ही क्या प्रॉब्लम फेस करी, दोनों में तीन, मतलब 3 पैराग्राफ में सब समरी करके लिखा हुआ है क्या हुआ। तो उसमें पहला जो पीस ट्रीटी हुआ उसमें तो जर्मनी का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसने अपनी बहुत सारी ओवरसीज कॉलोनी को खो दिया था, आर्मी पॉपुलेशन चली गई, इसका कोल और आयरन का रिजर्व भी खत्म हो गया। पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, इन सब ने जर्मनी से थोड़ा थोड़ा एरिया खींच लिया और जर्मनी का मैप छोटा कर दिया। जर्मनी की जो अच्छी चीजें थी वो सब उसके पास से चली गई। उसको राइट नहीं था मिलिट्री रखने का, तो उसके पास अब आर्मी भी नहीं बची। और गिल्ट क्लॉज लगा दिया ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। एक ट्रीटी मतलब समझौता जो वर्साइलिस में हुआ, उसमें जो पैक्ट साइन हुआ दोनों लोगों के बीच में, एग्रीमेंट, उसमें एक क्लॉज था, उस क्लॉज का नाम था वॉर गिल्ट क्लॉज। वॉर गिल्ट मतलब जिसके ऊपर वॉर का गिल्ट है, जो वॉर का जिम्मेदार है, वो था जर्मनी। वॉर गिल्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग जर्मनी को अलाइड कंट्रीज को 6 बिलियन यूरोस देने थे, और वो 6 बिलियन यूरोस पुराना जर्मनी तो देगा नहीं, नया जर्मनी यानी कॉन्स्टिट्यूशन वाला जर्मनी है उसे पे करना था। पे करने के चक्कर में जर्मनी ने बहुत टाइम तक पैसा पे करने की कोशिश करी, ऐसे में वो उसके पास पैसे थे नहीं, कि आफ्टर ईयर ऑफ वॉर सिचुएशन पूरे यूरोप की बहुत खराब थी, बहुत सारा धन दौलत सब बर्बाद हो गया, किसी के पास कुछ था ही नहीं, ना फैक्ट्रीज बची थी, ना लोग बचे थे। तो फिर वो नए वाले जर्मनी को अपना गोल्ड रिजर्व उठा के उन लोगों को देना पड़ा, जो सोना इकट्ठा था उनके पास स्टोर से। सोना देने के चक्कर में वो और गरीब हो गए, और फिर धीरे धीरे ये इफेक्ट्स ऑफ वॉर में हम देख चुके हैं, चलता रहा चलता रहा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और नापसंद एकदम लोग करने लगे जर्मनी को, एकदम ही वीमर मतलब जर्मन के खुद जर्मनी के लोग ही अपनी नई कंट्री और नई गवर्नमेंट से चिढ़ने लगे, क्योंकि उनको लगा वॉर के बाद में हमने लगा था कि हमारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसीलिए हमने वीमर रिपब्लिक बनाया। वीमर एक देश का नाम है, रिपब्लिक का मतलब समझते ही हो, जर्मनी का ही नाम वीमर रिपब्लिक है। अब तो वीमर रिपब्लिक से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, बट वो सिचुएशन संभाल ही नहीं पाए। संभाल कैसे पाते, सिचुएशन इतनी खराब ही हो गई थी। ठीक, अब देखेंगे उस खराब सिचुएशन आखिर हुई कैसे। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक ने क्या प्रॉब्लम फेस करी वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कि यही इयर्स ऑफ डिप्रेशन उसकी प्रॉब्लम है, और दूसरा इतना सारा ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में जो चोरी करके ले गए हैं एलाइज, वो है उसका प्रॉब्लम। तो जब आएगा कि कौन कौन से चैलेंजेस वीमर रिपब्लिक को फेस करने पड़े, तो शुरुआत करोगे वीमर रिपब्लिक Weimar Republic took birth after the First World War. The newborn Germany faced the following challenges. और शुरू कर देना, ड्यू टू द क्लॉज ऑफ वर्सेलिस इतना 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 चला गया, पैसा नहीं बचा, खाने को नहीं बचा, और फिर जो डिप्रेशन वाले 2 पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जॉब नहीं है, रोटियां नहीं है, सूटकेस भर के ले जा रहे हैं आलू लाने के लिए, सब पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो सब उसमें 4-5 पॉइंट लिख देना। अब मेन पॉइंट ये पढ़ना है कि हिटलर कैसे पावर में आया, उसके पहले थोड़ा देखना जरूरी है। एक क्वेश्चन करा दिया, दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं हाउ द हिटलर रोज टू पावर। उसके पहले वीमर रिपब्लिक खुद कैसे बना
ये देखना जरूरी है। बनने के बाद क्या चैलेंजेस आए वो तो देख लिया, बना कैसे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या स्यापा मच गया वहां पर कि वीमर रिपब्लिक बनानी पड़ी। देखो भाई, द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिस्ट लीग। जिन लोगों ने भी रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा है उनको पता है कि रशियन रेवोल्यूशन वाज टेकन बाय द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। याद आया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया क्या बताया था जब रशियन रेवोल्यूशन पढ़ाया था, तो तब भी बताया था कि रशियन रेवोल्यूशन जो था वो जार निकोलस के टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूद गया था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होते होते तक इतनी खराब हालत आ गई कि लोग जार को एकदम नापसंद करने लगे, और उसी मौके का फायदा उठाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया ने एक रेवोल्यूशन कर दिया। एंड में वो रेवोल्यूशन को लेनिन ने उस रेवोल्यूशन की मदद से पूरी कंट्री को ओवरटेक कर लिया और रशिया को बना दिया कम्युनिस्ट स्टेट। किसी को याद आया? अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी, ये बताओ। यस मैम, आ गया समझ। मुर्दों को उठाने बैठाने के लिए पढ़ाने के लिए तो मैं बैठी नहीं हूँ यहाँ पर, किसी को हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो। वही सेम सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खुद रशिया तो कूदा है, वो तो एक कंट्री की कहानी है। ये भी तो कूदे हैं, जर्मनी भी तो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था उसी टाइम पे जिस तरह रशिया में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया जिसका लीडर था लेनिन, उसी तरह जर्मनी में एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था स्पार्टिस्ट लीग। स्पार्टासिस लीग स्पार्टा कंट्री के नाम से बनाई हुई है ये लीग। ये लीग बिल्कुल उसी तरह रिवॉल्यूशन करना चाहती थी। पड़ोसी हैं तो एक दूसरे के बारे में इनको पता था। उनको पता था कि वो लोग कर रहे हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन, हम भी इधर कर लेते हैं बोल्शेविक टाइप का रेवोल्यूशन। हमारे यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बना लेते हैं और एक कम्युनिस्ट जर्मनी बना लेते हैं। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया जर्मनी में। रशिया में तो ये रशियन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया था, बट जर्मनी में ये फेल हो गया। तो जितने भी वर्कर लोग थे, सेलर लोग थे, देखो सारे जमा है ये वर्कर और सेलर लोग, ये स्पार्टिस्ट लीग के ही मेंबर हैं। दे वांट के एकदम बोल्शेविक रेवोल्यूशन टाइप का रेवोल्यूशन ही ले आए और जर्मनी में कम्युनिस्ट एक पार्टी की सरकार बन जाए, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी जर्मन को। जर्मन हेट करते रशियन से, तभी तो वो वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के एंटी खड़े हैं, समझ गए? तो जर्मन और एकदम एक दूसरे से नफरत करते हैं। रशियंस जर्मन से हेट करते हैं, जर्मन रशियन से हेट करते हैं। इसीलिए हिटलर कम्युनिस्ट से बहुत हेट करता है। जैसे हिटलर पावर में आएगा सारे कम्युनिस्ट लोगों को मरवा देगा वो, ठीक है? तो कोशिश तो की गई क्योंकि ऐसे लोग हर कंट्री में होते हैं जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। इंडिया में भी ऐसे लोग हैं, कुछ लोग राइट विंग है जो बीजेपी को फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं जो लेफ्ट विंग या फिर सेंटर में है जो कांग्रेस को फॉलो करते हैं, और कुछ लोग एकदम लेफ्ट विंग हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फॉलो करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टी है, जिसे नहीं पता तो। हमारी कंट्री में हर तरह की पार्टी अलाउड है, उसी तरह हर कंट्री में हर तरह की पार्टी होती है। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इनकी, वो चाहती थी कि जर्मनी में कम्युनिज्म की सरकार आ जाए, ठीक? हुआ नहीं। कैसे? डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स और सोशलिस्ट ये सारे ही लोग एंटी हो गए बिल्कुल कम्युनिस्ट के, क्योंकि कम्युनिस्ट खुद दो तरह के होते हैं। सोशलिस्ट जो लोग लेस रेडिकल है, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, जो लोग चाहते तो हैं गरीबों को मिले, हमारे तरह के समझ लो इंडिया टाइप के सोशलिस्ट, चाहते तो हैं गरीबों के साथ अच्छा रहे बर्ताव, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी में ही रहना चाहते हैं। वो कम्युनिज्म में नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि उनकी कमाई हुई दौलत सरकार ले जाए। उनको चाहिए कि वो जो खुद कमाए वो उनके पास ही रहे। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फीचर यही है। डेमोक्रेसी में पढ़ा चुकी हूँ कि कम्युनिज्म में क्या होता है, जो पूरी प्रॉपर्टी होती है वो स्टेट के अंदर होती है। तुम्हारे दिमाग में कोई भी कम्युनिज्म आई, कम्युनिज्म होता क्या है ये समझ लो कि गवर्नमेंट जितना भी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज, पैसा रुपया धन दौलत है, वो सब सरकार की है। जो खुद कमाओगे वो भी सरकार का है। चाइना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका, ठीक? उसी तरह रशियन में उसी तरह का कम्युनिस्ट आया, क्योंकि रशियन में लोगों को भड़का दिया गया, जब तक अमीर रहेंगे तुम्हें खुश नहीं रहने देंगे, तो तुम्हें ऐसी सरकार लाने की जरूरत पड़ेगी जिसमें अमीर हो ही ना। वही चाहिए जर्मनी को भी फिलहाल, लेकिन कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं जर्मन एक डेमोक्रेसी बन जाए, ठीक? चलो भाई, तो ये सारे लोग, वीमर एक जगह है जर्मनी के अंदर, वहां मिले और इन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया, और नई जो कंट्री बनाई जर्मनी, उसका नाम रख दिया वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक
पास ऑब्वियसली फोर्स तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसकी सारी फोर्स तो वर्साइल्स में छिन गई, क्योंकि उन्होंने उनको आर्मी रखने से मना कर दिया है। जो ये वीमर रिपब्लिक बना, इस वीमर रिपब्लिक ने क्या किया, एक और वॉर वेटरन्स यानी वॉर में जो लोग बच गए थे उन लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वॉर जो लोग वॉर में लड़ने गए थे, बचे हुए सिपाही थे, उनका नाम था फ्री कॉर्प। उनकी मदद लेकर के इस पूरे रिवॉल्यूशन को दबा दिया गया। जो रिवॉल्यूशन रशियन रेवोल्यूशन में सक्सेसफुल हो गया, जर्मनी में वही फेल हो गया। जर्मन बिल्कुल भी कम्युनिज्म चाहते नहीं थे, तो उन्होंने दबा दिया। स्पार्टस लीग के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए, क्योंकि उनको लगा कि वो उनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि भाई स्पार्टस लीग तो बिल्कुल कम्युनिस्ट थी, वो तो यही मानती थी कि गरीबों की सारी प्रॉब्लम की जड़ है अमीर, ठीक है। तो फिर स्पार्टस लीग ने बाद में एक नई पार्टी बनाई और उसने उसका नाम बदल कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब एक ही है। इन सबके बाप दादा एक ही है, एक ही बात मानते हैं ये लोग। फिर क्या हुआ, अब ये तो पता ही चल गया है कि वॉर के बाद का कंट्री इतना आसान नहीं है। कुछ लोग हैं जो कंट्री को डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, यानी जो लोग वीमर रिपब्लिक बना लिया है। वीमर रिपब्लिक बन तो गया, बट नया नया बना वीमर रिपब्लिक बहुत ज्यादा फ्रेजाइल यानी कमजोर था। लोग अभी भी नए थे, उनको डेमोक्रेसी के बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं थी। वो लोग रहे हैं कैसर विलियन के टाइम पर, आस पड़ोस वाले सारे लोग भी मोनार्की में ही रह रहे हैं, कोई वहां डेमोक्रेसी तो है नहीं। डेमोक्रेसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी बहुत फ्रेजाइल धुंधला धुंधला आइडिया था। आज के टाइम पे डेमोक्रेसी बहुत बड़ी वो चीज नहीं है, क्योंकि सारी कंट्री डेमोक्रेटिक है ऑलमोस्ट, सबको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, ये सब है डेमोक्रेसी। लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ी चीजें थी, लोगों को लगता था कि ये सब किताबों में ही होता है, एक्चुअल किसी कंट्री में डेमोक्रेसी आए बहुत बड़ी बात है। वीमर रिपब्लिक बन तो गया जर्मनी, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं था उस कंट्री पर। तो जर्मन को लगता था कि हम बन तो गए रिपब्लिक, पता नहीं चलेगा कैसे, क्योंकि किसी लीडर नहीं था ऐसा, गवर्नमेंट का कोई फंक्शन नहीं था। कंट्री केवल नाम के रिपब्लिक बनने से थोड़ी रिपब्लिक बनेगी, कंट्री में उस तरह के कानून होने चाहिए, उसी तरह की सरकार बननी चाहिए, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, थाना, सबको उसी तरह काम करना चाहिए कि देखने वाले को लगे कि इनकी कंट्री में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है। लेकिन ये सब कंट्री के जर्मनी के लिए अभी बहुत बड़ी बात थी। उस पॉइंट पर पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन कंट्री का चलता रहा, यानी अलग जलग तलग इधर जितने भी लोग मिले सब झगड़ते रहे आपस में, और इन सब झगड़ों के बीच में 5 साल निकल गए। यानी 18 को वॉर से बाहर निकले, 18 में बन गया वीमर रिपब्लिक। 4-5 साल में वीमर रिपब्लिक चल पाया, अभी तक पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है। क्यों खड़ा नहीं हुआ पैरों पे? पैसे ही नहीं उसके पास। सारे पैसे तो वर्साइल्स के क्लॉज के चक्कर में उसको एलाइज को देने पड़ रहे हैं। इनका नाम है फ्रांस, इंग्लैंड और किसी को पता है तीसरा कौन है? फ्रांस, इंग्लैंड और कुछ पता नहीं है तुम लोगों को? रशिया। फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया, पोलैंड, लिथुआनिया, वो सब एलाइज के ही तो सपोर्टर है, जो छीन छीन के भग गए सारा सामान इनका, समझ गए? यस मैम। तो ये सब उन लोगों को पैसा दे रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है और लोग उमर से गुस्सा चल रहे हैं। अब आगे वही दिख दिया है, जर्मनी ने वॉर लड़ा लोन्स पर, क्योंकि जर्मनी जब लड़ाई कर रहा था वॉर, तो खुद उसमें उस वक्त भी बहुत लोन ले लिया था। सारा पैसा चुकाने के लिए गोल्ड देना पड़ा, पूरा गोल्ड खत्म हो गया। 1920-30 तक जर्मनी के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, पैसा देने से उसने मना कर दिया। और जब पैसा देने से मना कर दिया, फ्रेंच लोग कहाँ रुकने वाले हैं? उन्होंने उसका जो इंडस्ट्रियल एरिया रूर था, RUHR, लास्ट पैरा पढ़ रही हूँ ये डब्बे फिगर नंबर 4 के बगल वाला, तो उसने रूर एक रीजन है जहाँ पर बहुत सारा प्लेटूज है और बहुत सारा रिच मिनरल, आयरन, कोल, ये सब मिलता है। जैसे इंडिया में छोटा नागपुर है प्लेटू है, बस्तर प्लेटू है, उसी तरह का। तो वो कब्जा कर लिया फ्रेंच लोगों ने, बोला हमको ये दे दो, तुम्हारे पास पैसा नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ? तुम सबको सुनाई दे रहा है? क्योंकि मेरा लैपटॉप तो हैंग कर गया है। यस मैम, सुनाई दे मैम रहा है। आवाज आ रही है। माई स्क्रीन इज एक्चुअली स्टक। मैम आपकी वीडियो भी विजिबल है। ओके फाइन। डिप्लीट हो गया गोल्ड रिजर्व, सब चले गए, गरीबी में आ गए। अब रूर भी चला गया हमारे हाथ से, रूर चला गया। इसके बाद वाला ज्यादा देखने के लिए नहीं है। जर्मन की कंट्री की जो करेंसी, उसका नाम है मार्क, MARK। मार्क गिरता गया गिरता गया गिरता गया, सारी करेंसी डॉलर के रिस्पेक्ट में ही गिरती है। डॉलर के रिस्पेक्ट में गिरते गिरते मार्क पहुंच गया पहले 24,000, फिर 3.5 लाख, फिर 46 लाख, आई डोंट नो ये 46 ही होना चाहिए, हाँ 46 लाख। $1 46 लाख मार्क के बराबर हो गया आते आते।
उसके बाद ये तकरीबन 1 करोड़ के बराबर हो गया मुझे लग रहा है। 3 6 7 9 करोड़ साथ या 9 करोड़ है ना, इसके बाद 4 3 7 9 करोड़ के बराबर हो गया दिसंबर तक आते आते। यानी $1, अब क्या ही बोले, इसके आगे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो धीरे 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 समझ ही रहे हो, पूरी कंट्री की करेंसी भी खराब हो गई, सब खराब हो गया, कुछ नहीं बचा इनके पास। अब क्या होगा, सिंपैथी मिलने लगी इनको पूरे वर्ल्ड की। जर्मन को बहुत बुरी हालत आ चुकी है, खाने के लिए खाना नहीं है, रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है। इस सिचुएशन पे जब ये लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए, वीमर रिपब्लिक को लोग कोसने लगे। उनको लगा कि हमने कंट्री को रिपब्लिक बनाया इसलिए हम इतने गरीब हैं। उनको ये नहीं दिखा कि हम इसलिए गरीब इतने इसीलिए हैं कि हमारे फोर फादर्स जो बिना किसी पैसे के वॉर में कूद गए, खुद वॉर लड़ने के लिए पैसा नहीं था तो कर्जा लेके वॉर नहीं लड़ना चाहिए था, कर्जा लेके वॉर लेके कूद गए, हम इसलिए नहीं खा रहे हैं। उनको लगा हम इसलिए होमलेस हैं, हम इसलिए गरीब हैं क्योंकि हमने जर्मनी को एक रिपब्लिक बनाया है, डेमोक्रेसी बनाया है, और जो नई गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है उससे ये सारी चीजें हैंडल ही नहीं हो रही हैं। जैसे आजकल लोग सारी बीमारियों को लेकर के बीजेपी सरकार को कोसते रहते हैं, उनको लगता ही नहीं कोविड कोई इशू है, उनको लगता है सब कुछ जो गलत कर रही है वो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ बीजेपी, बट मैं एग्जाम्पल केवल दे रही हूँ। उसी तरह से जो लोग नए नए लोग थे वो कोस रहे थे वीमर रिपब्लिक को, और किसी चीज को वो नहीं कोस रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका को दया आ गई क्योंकि अमेरिका ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूदा था जिसकी वजह से जर्मनी हारा, अदरवाइज जर्मनी जीत रहा था। उसके सामने फ्रांस और ब्रिटेन और ये सब रशिया पानी भर रहे थे, वो सब उसको मिलके नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि जर्मनी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। लेकिन फिर अमेरिका कूद गया, और क्योंकि अमेरिका लेट कूदा तो उसके रिसोर्सेज ज्यादा थे उसके पास, ठीक है, और इसीलिए हार गया जर्मनी। तो अमेरिका को फिर दया आ गई तो उसने एक प्लान बनाया, उसका नाम है डावोस प्लान, DAVWES, डावोस प्लान। डावोस प्लान के प्लान मतलब कोई भी प्लान हो सकता है, नाम दिया है केवल। उस प्लान के तहत उसने पैसा दिया जर्मनी को और बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम बहुत गरीब हो गए हो, थोड़ा संभालो। जर्मनी संभलने भी लगा था। 1924 टू 28 के बीच में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ गई जर्मनी के पास, क्योंकि जस्ट पहले हम 1923 के बारे में पढ़ रहे थे। जर्मनी ने गोल्ड रिजर्व खत्म होने के बाद में पैसा देने से मना कर दिया और फ्रेंच लोगों ने उसके रूल को कैप्चर कर लिया। वो 23 की बात है। 24 टू 28 में थोड़ी बहुत हालत जर्मनी की ठीक हो रही है, लेकिन तब तक यूएस जो कि उसको पैसा दे रहा था उसकी खुद की हालत खराब हो गई। 28 में बहुत बड़ा हादसा हो गया यूएस में। यूएस ने अब नया नया स्टॉक मार्केट खोला था, उनके यहाँ स्टॉक वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज सबसे बड़ा एक्सचेंज है वर्ल्ड का। वहां पर वो लोग शेयर्स की ट्रेडिंग करने लगे थे। आजकल शेयर्स की ट्रेडिंग बहुत कॉमन है, लेकिन उस वक्त शेयर्स की ट्रेडिंग अपने आप में एक नई चीज थी। और कोई भी नई चीज में क्या होता है, लोग तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं या तुरंत लोग शक में आ जाते हैं। आज भी इंडिया में कोई नई कार आ जाए उड़ने वाली तो पहले लोग डरेंगे उसको खरीदने में, क्यों? क्योंकि उनको लगा पता नहीं उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी। वही शेयर्स के केस में हाल था, नई नई बातें थी ये सब, शेयर्स में इन्वेस्ट करना, ये करना वो करना। तो क्या हुआ, एक छोटी सी खबर कहीं फैल गई, वो खबर गलत थी, और उस खबर के चलते जितने भी इन्वेस्टर लोग थे वो डर गए और उन्होंने नई नई फॉर्म हुई जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मार्केट की शेयर मार्केट, उससे अपना पैसा निकाल लिया तुरंत। आज मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदूं और फिर रूमर उड़ जाए कि वो कंपनी बंद होने वाली है तो मैं शेयर बेच लूंगी। सारे ही इन्वेस्टर ने अपना पैसा खींच लिया तो शेयर की वैल्यू गिर गई, कि गिर जाती है। जब लोग किसी शेयर से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस शेयर की वैल्यू बढ़ती जाती है। एक्चुअल में वैल्यू नहीं बढ़ती, लेकिन दिखने में बढ़ जाती है। इस वजह से कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, उस और लोग उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं और ऐसे ही पैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि शेयर की वैल्यू बढ़ रही है उतना पैसा कहीं छप रहा है, ना ना, ये सब होता है केवल और केवल स्पेकुलेशन पे। मुझे लग रहा है कंपनी अच्छा काम करेगी, मैं पैसा डालूंगी, कंपनी का शेयर वैल्यू बढ़ जाएगा। मेरे पैसा डालने से शेयर वैल्यू बढ़ा नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद रहे इसलिए शेयर वैल्यू बढ़ा। जैसे ही सारे लोगों ने अपना पैसा वापस ले लिया, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज पूरा धड़ल्ला के नीचे गिर गया। जो शेयर मार्केट पूरा यूएस का गिर गया। शेयर मार्केट में बहुत सारे यूएस के लोगों के पैसे लगे हुए थे, जैसे इंडिया में रिलायंस, टाटा वाटा, बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सबके पैसे लगे थे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में। लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए, पूरा वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज गिर गया, सारे के सारे इन्वेस्टर्स भी बर्बाद हो गए और जितने ओनर्स थे, कंपनी ओनर्स, वो सब भी बर्बाद हो गए। तो इस चक्कर में यूएस की इकोनॉमी पूरी गिर गई, क्योंकि ये तो एक बबल था जो अचानक से फूट गया। ठीक है, और इसी को बोला जाता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 1929 में। हुआ क्या, अगले 3 सालों के अंदर यूएस की जो इनकम है वो आधी हो गई, 3 सालों में हाफ। ठीक है, हाफ इनकम होना बहुत बड़ी बात है। किसी भी कंट्री की हाफ इनकम होने का मतलब ये है कि तुम्हारे घर में जितने पैसे आते हैं वो एग्जैक्ट हाफ हो जाए और एक्सपेंडिचर बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि अब चीजें महंगी हो जाएंगी। समझ गए? तो क्या हुआ कि
3 सालों के अंदर यूएस की खुद की इनकम हाफ हो गई। यूएस पूरी कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का सबसे सबसे रिच कंट्री था, उसकी इनकम हाफ हो गई तो बाकी सारों की तो 1/4, 1/8, 1/10 और कुछ कुछ तो नेगेटिव में भी चले गए। जब यूएस की इतनी बुरी हालत हुई, यूएस की बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। बाहर से यूएस वाले रॉ मटेरियल लेते थे, फैक्ट्री उनके यहाँ थी बट वो रॉ मटेरियल बहुत कंट्री से लेते थे, वो सारी कंट्री से भी एक्सपोर्ट बंद हो गया, वो भी बर्बाद हो गई। पूरा यूरोप हिट हो गया क्योंकि पूरे यूरोप को पैसा यूएस ही दे रहा था। यूरोप ने तो पूरा पैसा अपना वॉर में डुबो दिया, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो भिखमंगे थे। यूएस पैसा दे रहा था उनको कि तुम लोग ठीक हो जाओ, तुम्हारी इंडस्ट्रीज ठीक हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। जर्मनी जैसे कंट्री को सब पैसा यूरोप, यूएस के पास पैसा नहीं बचा तो उसने किसी को दिया नहीं, ये सारे के सारे बर्बाद हो गए। जर्मन की इकोनॉमी ऑब्वियसली बताने वाली बात नहीं है, यूएस से ज्यादा बुरी कंडीशन में पहुंच गई क्योंकि यूएस तो मेन है, जब उसकी गिर गई तो बाकियों की तो गिरी जाएगी। 1930 तक आते आते जर्मनी का जो प्रोडक्शन था वो 1929 के लेवल से हाफ हो गया नियरली। 29 में भी वो बहुत ही कम था क्योंकि वो तो पहले से ही गरीब थे, तो 3 सालों में उनका भी सब हाफ हो गया। बहुत सारे वर्कर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी, क्या चली गई। अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो 60 लाख के करीब पहुंच गया, जिसमें जर्मन की खुद की पॉपुलेशन मुझे नहीं लगता 3-4 करोड़ से ज्यादा रही होगी। तो नियरली वॉर में सब लोग मर चुके थे, जर्मनी की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो इसी चक्कर में जितने भी लोग थे उसमें नियरली 70-80% लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए, यानी जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी उनको छोड़ के सब बेरोजगार हो गए। बहुत सारे लोग थे जो लोग सड़कों पर कार्ड लेके खड़े होने लगे और उस कार्ड के ऊपर लिखा होता था विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब मैं कोई भी काम करने को रेडी हूँ, कोई भी काम, ठीक है। इस तरह के स्लोगन्स की वजह से बहुत बुरी हालत हो गई जर्मनी की। तो फर्स्ट वर्ल्ड, अब ये सिंस हम जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब हम 1929 तक आ चुके हैं, कि 19 और इनफैक्ट 32 तक आ चुके हैं। और 32 में हमको पता है कि जर्मनी की हालत इतनी खराब है, जर्मनी के जो यंग लोग हैं, अभी जो लोग बुढ़े हैं मरने वाले हैं उनको तो गरीबी से कुछ खास पड़ता नहीं, लेकिन जो यंग लोग हैं उनको भी अपनी जिंदगी जीनी है, उनको शादी करनी है, जिनकी लाइफ में और भी प्लान्स हैं। जैसे ह्यूमन सोसाइटी कैसे आगे बढ़ती है, यू ग्रो अप, देन यू डू जॉब, देन यू हैव अ फैमिली एंड देन यू मूव ऑन। लोग, यूथ के पास कोई जॉब नहीं थी, सोसाइटी कोई भी प्रोग्रेशन में आगे ही नहीं बढ़ रही थी। इस चक्कर में पूरा यूथ जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा था वीमर रिपब्लिक से। और इस चक्कर में आगे क्या हुआ, एंजाइटी और फियर, पहले गरीबी, गरीबी के बाद में डर। डर किस चीज का, हो सकता है कि पूरी की पूरी हो सकता है कि पूरी की पूरी कंट्री में क्या आ जाए, रिवोल्ट हो जाए। तो वो डरे हुए थे कि अब कंट्री में वॉर, सिविल वॉर ना होने लगे। जब सारे ही लोग भूखे हैं तो कंट्री में सिविल वॉर ही होगा। सारे लोग बहुत ही डरे हुए थे और वॉर की सबको डर लग रही थी। मिडिल क्लास जो कि सैलरीड एम्प्लॉय थे या जो पेंशनर थे, वो केवल, उनके पास थोड़े पैसे थे बट धीरे धीरे उनकी भी सेविंग खत्म होने लग गई। तो जो छोटे बड़े बिजनेसमैन थे वो सब तो हो ही चुके हैं बर्बाद, लेकिन जो सबसे रिच क्लास था, सबसे रिच क्लास को भी अब ये डर लग रहा था कि पॉलिटेरियनिज्म आने वाला है कंट्री में। पॉलिटेरिएट एक वर्ड है जो कि यूज किया जाता है सबसे नीचे वाली क्लास यानी वर्कर की क्लास के लिए। जो लोग इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लोग सामने तुम लोग, हम लोगों की सोसाइटीज के आगे बिल्डिंग बन रही है उसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करते हैं, पॉलिटेरिएट। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को ये डर लग रहा था कि अब एक ईरा ऑफ प्रोलिटेरियनिज्म आने वाला है जिसमें सारे ही लोग गरीब हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्किंग क्लास, अनएम्प्लॉयड, केवल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को छोड़ के बाकी सब डरे हुए थे। बिग बिजनेस भी क्राइसिस में थे। यहाँ तक कि एग्रीकल्चरल भी पूरी तरह, एग्रीकल्चर तो लैंड है उसमें तो कुछ भी उग सकता है, लेकिन वो इंडस्ट्री भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। वो इंडस्ट्री क्यों बर्बाद हो गई, उगा तो वो लोग बहुत रहे थे लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं था, क्योंकि खरीदने वाले किसी के पास पैसे ही नहीं थे। तो अगर तुम्हें फ्री में अपना राशन बांटना है तो बांटो, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमको उसके बदले कोई पैसा देगा तो नहीं देने वाला, क्योंकि पैसा है ही नहीं किसी के पास। तो सारी जब इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाती हैं तो एग्रीकल्चर भी खुद बर्बाद हो जाती है। जो एग्रीकल्चर लोग उगाते हैं, खाना उगता है लेकिन उस खाने को पे करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। इस चक्कर में एग्रीकल्चर भी बर्बाद हो गई। वीमर रिपब्लिक की तो अब ऐसा लगा, पहले ही वीमर रिपब्लिक से लोग परेशान थे, वो तो यूएस के पैसे देने की वजह से लोगों को अब राहत थी, और अब इस वाली सिचुएशन में वीमर रिपब्लिक की तो कमर ही टूट गई। वीमर रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी बहुत अकलमंदों वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो जैसे फ्रांस वालों ने जो गलती की, जो गलती रशियन ने की रेवोल्यूशन में, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, वही गलती जर्मनी वालों ने भी करी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त। वो आइडिया नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे जाता है। इसी वजह से नई नई जो बना था उसमें दिक्कतें थी।
सबसे बड़ी दिक्कत तो उसमें ये थी कि सारे लोगों को उन्होंने बराबर रिप्रेजेंटेशन दे दिया था, जिस वजह से कोई भी इंसान मेजोरिटी में नहीं आ सकता था। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में 17 लोग हैं, मैं कहूँ कि 17 लोगों को एक एक वोट दिया गया और किसी को भी मतलब जब तक 17 के 17 हाँ नहीं करते तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अब क्या होगा, जब भी मैं वोट करवाऊंगी तो तुम में से कोई एक हाथ नहीं करेगा तो वो बात वहीं की वहीं अटकी रह जाएगी। उस केस में मेरे पास हमेशा ही तुम सबको मनाना पड़ेगा। वही हालत वहां पे थी। ज्यादा ही अकलमंद बनने के चक्कर में उनने सब लोगों में पावर बराबर बांट दी, तो मेजोरिटी पावर किसी के पास बची ही नहीं। मेजोरिटी पावर नहीं बनने की वजह उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको कोलिजन में काम करना पड़ता था। लेकिन कोलिजन बनता नहीं था क्योंकि कंट्री में कोई समझता ही नहीं डेमोक्रेसी और कोलिजन जैसी चीजों को। बस ये अंदर की कोई बात नहीं बता रही, मैंने एग्जांपल दे दिया। इन जनरल ये समझ जाओ कि वीमर रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी दिक्कतें थी, और दिक्कतें ये थी कि एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी लाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम थी, क्योंकि सारी पार्टी में सीट्स ऑलमोस्ट बराबर डिवाइड कर दी थी लोगों ने, और लोग इतने अच्छे हैं नहीं जो खुले मन से एक दूसरे को सपोर्ट करते। उसके अलावा एक और चीज जो उन्होंने करी कि प्रेसिडेंट को पावर दे दी कि किसी भी इमरजेंसी डिक्लेयर करो और सबके राइट्स को सस्पेंड कर दो। इस चक्कर में क्या हुआ, वीमर रिपब्लिक सिंस बार बार लोग परेशान हो जाते, बार बार लोग धरना धरते, बार बार प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी पड़ती जर्मनी में, और बार बार सबके सिविल राइट सस्पेंड हो जाते। लोग और गुस्सा हो गए, ये क्या हुआ, ये हम लोगों ने कौन सी कंट्री बना दी जिसमें बार बार बोलने की, खाने की, सबकी आजादी बंद कर देते हैं। वो राइट्स तो थे क्योंकि रिपब्लिक था, बोलने की, बात करने की, जॉब की आजादी, हर तरह की आजादी थी कंट्री में, लेकिन वो आजादी कोई उठा ही नहीं पाया आजादी का फायदा, क्योंकि उसके पहले ये सब दुर्घटनाएं हो गई। तो उस चक्कर में लोग प्रोटेस्ट करने लगे और प्रेसिडेंट को सारे जो जितनी भी राइट्स हैं वो सब वायलेट करने के लिए वो लोग मजबूर हो गए। हर एक इमरजेंसी में हर कंट्री में होता है। कल को अगर इंडिया में इमरजेंसी लग जाएगी तो हम सब की बोलने की आजादी छिन जाएगी। जैसे आज हम बातें कर रहे हैं, तब कंट्री के खिलाफ हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। प्रेस वालों की आजादी छिन जाती है, कहीं भी घूमने की आजादी छिन जाती है। वो सब तब होता है जब इमरजेंसी लगती है। हमारी कंट्री में आज तक एक ही बार इमरजेंसी लगी है, जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी। उस वक्त लोगों को बाहर खड़े होकर के प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं थी। अगर आप करते तो आपको जेल हो जाती। वही वीमर रिपब्लिक का हाल है, राइट्स हैं बट इमरजेंसी की वजह से सारे राइट्स छिन गए। इस चक्कर में लोग वीमर रिपब्लिक से और चिढ़ गए कि ये कौन सा रिपब्लिक है जो लोगों की आजादी छीन लेता है। पीछे का आइडिया उन्होंने नहीं देखा कि हम लोग इतना हंगामा कर रहे हैं, इतनी बुरी हालत है कंट्री की, इसलिए आजादी छीनी हुई है लोगों की। ठीक है, तब मैंने बता दिया है अंदर की जितनी बात है। आगे हिटलर राइज टू पावर है, पढ़ेंगे रिजॉइन करके। एक ही मिनट बचा है, लेट्स रिजॉइन एंड देन स्टार्ट इट, हाउ हिटलर केम टू पावर।